दिल करता था कि यार पाकिस्तान में शार्क टैंक या तो खुद लेकर आएँ, अब इतने बड़े नहीं बने, या शार्क जब आ जाए तो उसमें जज बने। पहली दफ़ा में अगर शार्क को आप इम्प्रेस कर दें तो पूरा प्रोग्राम अच्छा जाता है। फिजिकल स्टोर्स इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो आपको स्टोर बनाने की कॉस्ट बहुत होती है। ई कॉमर्स तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, हम 39 कंट्रीज़ के अंदर हैं। और देखें, जब मैंने 1.5 लाख रुपए से एक 50-60 करोड़ की कंपनी बनाई है तो 5 करोड़ इज़ नॉट अ बिग नंबर। ट्रू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असलान और वेलकम टू ब्रो स्टॉक। और आज हमारे साथ मौजूद है जी से एक इमिटेशन जो है वो बनाती है जूली, और जिशान हमारे साथ मौजूद है। ये रिसेंटली शार्क टैंक में आए हैं और इन्होंने एक पिच किया है और 5 करोड़ को मना भी किया है। तो वो सब बातें हम इस पॉडकास्ट में करेंगे। जिशान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इतनी जल्दी फेमस कैसे हो गए? ये लगता है लोगों को इतनी जल्दी हो फेमस तो हुए हैं, जाहिर सी बात है यार, मशहूर आदमी हो गए अचानक से आप। गया। ये कह लें कि एक आप अपने काम कर रहे होते हैं और आपको नहीं पता होता कि आपको क्या सक्सेस मिल रही है, क्या आपको एडवांटेज मिल रहा है, क्या एडवर्टाइजिंग का। तो हम तो अपना काम करते हुए चल रहे होते हैं और उसमें फिर ये काम का हिस्सा होता है। कहाँ से जहन में आया कि मैं जो हूँ वो शार्क टैंक का हिस्सा बनूंगा या शार्क टैंक में जाऊंगा, कहीं पिच करूंगा? ये आइडिया कहाँ से आया? थॉट प्रोसेस क्या था इसके पीछे? शार्क टैंक 2021 में मैंने पहले क्लिप देखा, तो मुझे वहाँ लोकल या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल। गुड। तो शार्क टैंक यूएस, फिर उसके बाद मैंने शार्क टैंक इंडिया वो देखना शुरू किया, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, बिज़नेस तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन बिज़नेस में ना ये एक अलग ही सिनेरियो है। आपकी फंडिंग, इन्वेस्टमेंट तो डिफरेंट था ये। तो आपको सीखने को भी मिलता है। तो वहाँ से फिर ये हुआ कि यार पाकिस्तान में क्यों नहीं है ये एक एंटरप्रेन्योरशिप पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह वहाँ पर एक बूम किया है तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। तो फिर दिल करता था कि यार पाकिस्तान में शार्क टैंक या तो खुद लेकर आएँ, अब इतने बड़े नहीं बने, या शार्क जब आ जाए तो उसमें जज बने, या कम से कम उसमें पार्टिसिपेट ही कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान के अंदर आया और उसको उसकी जो है ऑडिशन स्टार्ट हुए, तो हमने भी ऑडिशन होते पका था? अच्छा, वो प्रॉपर स्क्रीनिंग थी पका था प्रॉपर? बिल्कुल। क्या पूछा ऑडिशन में उन्होंने आपसे? ऑडिशन में 3 थे। पहले आपको पूरा उन्होंने डिजिटली उन्होंने देखा, असिस्ट किया, और स्कैनिंग के बाद फिर आप फाइनलाइज हुए, क्योंकि पाकिस्तान भर से थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी उनको। अच्छा। और उसमें से जस्ट उन्होंने 100 को चूज़ किया, उस 100 में थे। फिर उस 100 को चूज़ करने के बाद सेकंड ऑडिशन जो कि फ़िज़िकल था, जो कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने बाकायदा फ़ेस टू फेस उसका। सेम ही दो शार्क थे? नहीं, वो अलग थे। अच्छा, अलग थे। तो वो डिफरेंट थे। पाकिस्तान के टॉप कंपनीज़ के ऑनर्स थे वो। उन्होंने 101 जो है वो इंटरव्यू किया, और उसके बाद फिर वहाँ से फाइनलाइज हुआ। फिर जाके जो है वो तकरीबन 90-95 जो है % कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, और वो फिर तीसरा जो मरला था वो रिकॉर्डिंग का था, डायरेक्ट शूट पे थे वो। तो आपके माइंड में ये कैसे आया कि आपने पहला जब पिच किया तो पिच का एक प्रिपरेशन होगी ना? आपने आके बोला स्टार्टिंग में कि आप सबकी शादी हो गई है, अगर हो गई तो बहुत अच्छी बात है। ये आपके माइंड में पहला थॉट कहाँ से आया कि मैं ये बात बोलूँगा और ये जो है ना टेक्निकली एक ह्यूमर भी क्रिएट करेगा और जो पिच है वो डिफरेंट लगेगी? असल में मेरी जो टीम थी कंटेंट की, उन्होंने बहुत सारे मुझे लिख के दिए ना स्क्रिप्ट। तो मुझे कुछ मज़ा नहीं आया, क्योंकि मैं चाहता था कि आप जब शार्क के पास जाएं, एंट्री हो ना आपकी, तो आप ये 101 होता, आप पहली दफ़ा में अगर शार्क को आप इम्प्रेस कर दें तो पूरा प्रोग्राम अच्छा जाता है फिर ना। तो मुझे था कोई कैची सा वर्ड चाहिए था, कुछ ऐसी लाइन चाहिए थी जिससे शार्क्स थोड़ी देर के लिए खुद सोच में पड़ जाएं। अच्छा। तो अब नहीं आ रहा था। फिर अचानक ये माइंड में आया कि आप कैसे उनको मुतवज्जो करेंगे, कुछ डिफरेंट करना था। तो फिर ये आया कि शार्क्स, क्या आपकी शादी हो चुकी है? मैंने देख लिया कि सबकी शादी हुई भी है, नहीं हुई है। अच्छा, ये भी आपने देख के कर दिया? ये भी। तो मुझे लगा कि हो गई है तो इसका मतलब सब हंसेंगे, कोई ना नहीं कहेगा। तो फिर मुझे रियलाइज हो कि ये बनता है ना। तो फिर काफ़ी वो पड़ा था, लेकिन मैंने उसको 1 मिनट की पिच, क्योंकि हमें उसको देना था, टाइम लिमिटेशन भी है ना तो उसमें। वो बड़ा एक तो ग्रैंड एंट्री, क्योंकि कोई भी जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, जितने भी कैंडिडेट थे, वो सब सिंगल आ रहे थे। कोई ना मज़ेदार नहीं था, क्योंकि जो शार्क टैंक पाकिस्तान में लेकर आए उस्मान, मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा यार मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ, ना कि सिर्फ सो। तो हमने कहा हम ग्रैंड एंट्री करते हैं, मॉडल्स होती हैं, कुछ चीज़ें रैम वॉक वगैरह चीज़ें, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आए ना, लुक आए, लोग देखें तो सही, इंटरेस्ट तो बनने। तो वहाँ से ये चीज़ें बस माइंड में ही, और फिर हमने उसको पूरा प्लान किया शॉर्ट डे के अंदर, तकरीबन 10 to 15 डेज़, क्योंकि अर्जेंट बेसिस पे उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। हमें 4 तारीख को बताया कि आपको 12 तारीख की रिकॉर्डिंग है, तो हमने सारी चीज़ें फिर 8-10 दिन के अंदर मैनेज करी। सारे डिज़ाइन जो आपकी मेन प्रेजेंटेशन है, क्या शोकेस करना है, क्या नहीं करना, आपको उसी और डिसाइड करना होता है क्या करना है। गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके पास आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कब से किया था? ये मैंने बिज़नेस अपना 2009 से स्टार्ट किया।
और 2009 में बेसिकली मेरा फादर का, ये हम सेकंड जनरेशन हूँ, मेरे फादर का बिज़नेस है जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर था उनका सक्खर के अंदर, जिसमें ज्वेलरी, बैंगल्स, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स। तो मुझे ना वहाँ कुछ समझ में नहीं आता, मज़ा नहीं आता था, मुझे कुछ करना था। तो मैंने उस टाइम अपने बाबा से कहा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। सक्खर में तो इतने आपके पास वो नहीं है ऑप्शंस कि क्या कर सकें आप। तो कराची, क्योंकि मेरा सारा रिलेटिव सब लोग इधर होते थे, तो मैं कराची आया और उस टाइम मुझे 1.5 लाख रुपए उन्होंने दिए 2009 के अंदर। ठीक है, वो 1.5 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कहते हैं। बिल्कुल ऐसी। तो वो उस 1.5 लाख रुपए से मैंने कराची में आके एक छोटा सा कॉर्नर कह लें आप उसको, स्टॉल कह लें, वो लिया। वहाँ से ज्वेलरी का सेटअप, क्योंकि ज्वेलरी क्यों चूज़ की, क्योंकि मार्केट में मुझे गैप नज़र आया कि यार आप जब जाते हैं ना पाकिस्तान में, आपको हर चीज़ के ब्रांड मिलते हैं। आप अपैरल के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आपके पास शूज़ के ब्रांड्स हैं, लेकिन ज्वेलरी का कोई ब्रांड नहीं है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ब्रांड होना चाहिए। तो अब हमें नहीं पता था कि ब्रांड बन जाएगा, लेकिन मैंने वहाँ से उसको लिया और वहाँ से थॉट तो ये था कि ब्रांड बनाना है ऐसे। बिल्कुल ऐसी। फिर 2009 से लेकर 2014 तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस छोटे से स्टॉल से तकरीबन 3 स्टोर कर लिए अपने ना। वेरी नाइस। और उसके बाद 2014 के अंदर पाकिस्तान में 3G 4G लॉन्च होता है। अब 3G 4G लॉन्च होता है तो पाकिस्तान में ई कॉमर्स का स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा माइंड क्लिक किया कि अब पाकिस्तान में ना ई कॉमर्स आगे बहुत बड़ा बनने वाला है। ठीक है। और वो एक बहुत ही अजीब, और बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, मेरे अपने रिश्तेदारों ने, रिलेटिव्स ने। मैंने अपने तीनों स्टोर्स बंद कर दिए, चलते हुए फिजिकल स्टोर्स बंद कर दिया। बिल्कुल, तीनों सब ऑनलाइन ले गए। सब ऑनलाइन। अब लोग कहने लगे, इसको शार्क टैंक के वर्ड्स में कहते हैं कि डायरेक्ट टू कस्टमर। बिल्कुल। तो मेरा ये था कि आप ना स्टोर्स एक लिमिटेड कस्टमर है, हम यहाँ से ई कॉमर्स के थ्रू पूरी दुनिया को टारगेट कर सकते हैं। सही है। तो 2014 से जो है वो ई कॉमर्स की शुरुआत हुई, और वहाँ से हम एक ऑर्डर, एक पार्सल, मुझे आज भी अपना पहला ऑर्डर याद है कि मुझे नहीं पता था कि ये मैं कैसे भेजूंगा, जाएगा कैसे, लेकिन मैंने कहा मैं इसको करके देखूंगा, और मुझे एक ऑर्डर भी रिसीव हो गया ना तो मैं करूँगा। मुझे पहले आपने स्टोर क्लोज किया उसके बाद ऑनलाइन गए, या आपने पहले ऑनलाइन पैरेलल चलाया? नहीं, शो अपना स्टोर्स चल रहे थे और मैं ई कॉमर्स को एक्सप्लोर करने के लिए चला गया। मेरा ये था कि बस पहला ऑर्डर आएगा, मुझे समझ में आ जाएगा गेम, और उसके बाद मैं फिर आहिस्ता कंप्लीट 100% इसके ऊपर आ जाऊँगा। ठीक है। तो मुझे पहला ऑर्डर जो 2650 रुपये का मुझे रिसीव हुआ, हालांकि वो मुझे पता था मैं भेज नहीं पाऊँगा, डिस्पैच नहीं कर पाऊँगा। वहाँ से फिर वो जर्नी की शुरुआत होती है, और फिर उसके तकरीबन आफ्टर 6 मंथ या 8 मंथ्स के बाद मैंने अपने स्टोर्स को क्लोज़ किया, और पूरा 100% जो टाइम था ऑनलाइन ले गए। फिर वहाँ से जो है अल्हम्दुलिल्लाह 2014 के बाद कोविड आ गया पाकिस्तान में, या दुनिया के अंदर बिजनेसेस बंद हो गए। 2020 में कोविड आया जी, 2029 के अंदर, 2020 में। तो वहाँ से फिर जो है हमें बड़ा बूस्ट मिला कोविड से। ऑब्वियसली ई कॉमर्स बहुत बूम हुआ था उस वक्त। बिल्कुल हुआ। अच्छा, ई कॉमर्स जो पहले से कर रहे थे उनका बिजनेस बहुत अच्छा गया, तो क्योंकि उनको ऑलरेडी सेटअप बना हुआ था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमने 2021 से फिर अपनी दोबारा से फिजिकल आउटलेट शुरू किए, जो कि हमने लकी वन ब्रांच। क्यों किया जब आप ऑनलाइन शिफ्ट हो गए तो? व्हाट्स द रीज़न कि आप एक चीज़ बंद करके, क्योंकि यू नो दैट कि फिजिकल के अंदर कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, हेड्स बहुत ज़्यादा हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सैलरीज हैं, फिर ओवरहेड्स हैं, तो आपने बंद करने के बाद ऑनलाइन शिफ्ट हुए, फिर ऑनलाइन का वापस आप फिर फिजिकल पे क्यों गए? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? अच्छा, उसका रीज़न ये था कि ई कॉमर्स के अंदर देखिए आपको कोई भी आके कैच कर सकता है, ठीक है ना, आपको कॉपी कर सकता है। फिजिकल स्टोर्स इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो आपको स्टोर बनाने की कॉस्ट बहुत होती है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एक स्टोर तकरीबन 2 करोड़ रुपए में बनता है, अच्छा स्टोर। तो हमें ये था कि हम अब एक तो डिफरेंशिएट पैदा करें कि हाँ आपके जो ऑलरेडी कर रहे थे ना ऑनलाइन, आप फिजिकल से ऑनलाइन का तो ऑलरेडी डिफरेंशिएट तो था। देन वापस फिजिकल पे ना, डोंट यू थिंक कि आपका ये जो डिसीजन है ये गलत भी हो, इसे कहते ना फॉल बैक भी कर जाता? तो आपके माइंड में कहीं थॉट नहीं आया कि यार अगर ये इन केस डिसीजन फेल हो गया अगेन गोइंग फॉर टू द फिजिकल, देन व्हाट्स नेक्स्ट? अच्छा, हमें ये नहीं था, हमारे माइंड में ये था कि देखिए ई कॉमर्स पे आप ना एक लिमिटेड एवरेज ऑर्डर वैल्यू जा सकता है, लेकिन एक लड़की है वो कभी भी ना अपना ब्राइडल सूट, शरारा या ब्राइडल ज्वेलरी वो कभी भी ना ऑनलाइन नहीं मंगवाती। उसको एक आदत, उसको ये होता है कि वो फील टच करके, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का सबसे एक्सपीरियंस एक बड़ा इवेंट होता है। और हमारी पाकिस्तानी कल्चर, आपको पता है, रिवायत है कि वो जब तक वालदा, दादी, भाभी साथ ना जाएं वो ज्वेलरी नहीं लेते, वो अच्छी तरह देखते हैं पहन के, लगा के, उसके बाद जो है वो जाके परचेज़ करते हैं। तो मुझे था कि हम ई कॉमर्स में छोटे प्रोडक्ट तो कस्टमर को D2C तो कर पा रहे हैं, लेकिन ब्राइडल को नहीं टारगेट पर। उसके लिए हमने फिजिकल स्टोर ओपन किए, ताकि क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है छोटी छोटी गलियों में छोटी छोटी सी शॉप का एक कॉन्सेप्ट है कि वो आपको जाके छोटी सी गली में अपना इतना महंगा ड्रेस खोल के फिर वहाँ पर आप जो है ना ज्वेलरी परचेज़ कर रहे होते हैं। हमने कहा नहीं, हम ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, एक लेविश लग्जरी एक्सपीरियंस कस्टमर को, जहाँ तसल्ली से पूरी फैमिली आए और बैठ के
ब्राइडल ज्वेलरी पसंद करें। तो ठीक है। ये एक हमारा था कि उससे ट्रस्ट बिल्ड होगा। जब वो एक दफ़ा ज्वेलरी ब्राइडल लेके जाएंगी तो ऑब्वियसली वो ई कॉमर्स का क्लाइंट वो हमें हमेशा का ऑब्वियसली वो बनेगा। पार्टी वेयर्स फिर सो ऑन सो बिल्कुल। फोर्थ। तो मुझे ये बताएं कि आपने अपनी जर्नी में स्टार्ट की पूरी और फिर आप शार्क टैंक में गए, तो आपको अचानक से ये कैसे ख्याल आया कि मुझे अपनी लाइफ, अपनी बिजनेस, क्यों बिजनेस इज लाइफ ना टेक्निकली, तो बिजनेस के अंदर जो है एक पार्टनर की ज़रूरत है। आपके माइंड में कहीं आया नहीं कि इससे बिजनेस इनसिक्योर हो सकता है, ज़बरदस्ती एक पार्टनर इन्वॉल्व होगा, उसको जवाब देना पड़ेगा क्यों लगा रहे हो, किस लिए लगा रहे हो, व्हाट्स नेक्स्ट। तो फिर हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त आपका क्वेश्चन है। ये बिल्कुल आया और एक नहीं कई दफ़ा आया कि यार आप 100, क्योंकि 15 ईयर्स से आप बिज़नेस कर रहे हो, होल एंड सोल 100% आप परसेंटेज आपके पास है कंपनी की इक्विटी, और आप कोई न्यू पर्सन आएगा और न्यू को फाउंडर आएगा और वो फिर उसके को डिसीजन फाउंडर तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन न्यू आप ये कह लें पार्टनर होगा, ठीक है तो ना। फाउंडर तो आप ही होंगे, आपने बिल्कुल। बेसिकली इसकी बुनियाद रखी है। तो उसमें ये था कि हमें रियलाइज़ हुआ, लेकिन हमें ये था कि आपने कुछ बिज़नेस क्योंकि बड़ा बनाना है ना, तो आपको ऐसे लोग साथ जोड़ने पड़ेंगे, ऐसे पार्टनर आपके साथ आएँ जो कि बिज़नेस को, जो कि 10 साल में आप जहाँ लेके जाएँ वो 1 साल में आपको ले जाएँ उस बिज़नेस को ना, क्योंकि हर पर्सन की अपनी एक एक्सपर्टीज़ है। अब शार्क्स जो हैं वो अपना बेस्ट दे चुके हैं, उन्होंने कुछ बनाया है, डिलीवर किया है, तो हमने जिस एक्सपीरियंस को करते हुए भी गुजरना है वो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो आपका टाइम बच जाता है। तो इसीलिए हमने शार्क टैंक के अंदर गए और हमें ये था कि हमारे साथ ऐसे शार्क्स जुड़ें और जिससे बिज़नेस आपको एक्सपेंड भी कर सकें और हेल्प आउट कर सकें आपको मज़ीद ग्रो करने में। लेकिन आपकी जो इन्होंने वैल्यूएशन लगाई है बिजनेस की, वो तो बहुत कम लगाई टेक्निकली, क्योंकि आपने ऑब्वियसली 5 को ऑफर किया, अभी 30% पे है, तो उसका तक में 16 को समथिंग 17 को अप्रॉक्सीमेट बनती है। फिर उन्होंने किसी ने 50% भी आपको ऑफर किया था, तो वो उसका 5 को जो के ऊपर 10 करोड़ रुपये हो गए, तो आपकी वैल्यूएशन कम नहीं हुई टेक्निकली? आपको लगता है कि आपका बिजनेस यहाँ है और शार्क टैंक कैसे यहाँ भी आता था? क्योंकि जो उन्होंने परसीव किया वो ये किया कि अच्छा बिजनेस छोटा है, हम इतने ही लगाएंगे, क्योंकि एक मन में क्या प्रेजेंट करेंगे आप? बिल्कुल। कि बिजनेस तो एक लॉन्ग लास्टिंग है, मल्टीपल मीटिंग्स होती हैं, फिर 100 चीज़ें होती हैं, तो आपको माइंड में ये नहीं आया कि इन्होंने, जो मेरा माइंड था कि एटलीस्ट मैं इतने पैसे निकलवाऊंगा इनसे तो जाके मेरा बिजनेस किसी को पार्टनर बनाऊं, तो ये वैल्यूएशन के ऊपर आपने वो नहीं बोला उनको कि ऐसा क्यों? और फिर आपने जब आप गए थे इस माइंड से, तो आप ये माइंड में ये भी होगा कि यार अगर इन केस मैं रिजेक्ट करता हूँ या वो लोग रिजेक्ट करते हैं, आइडिया समझ नहीं आता, तो मेरा डिसीजन क्या होगा? क्या मैं डिसहार्ट होऊंगा या मैं मजीद जो है वो डिफरेंट तरीके से काम करूँगा, नेक्स्ट टाइम पे उसको अच्छा कर सकूँगा? तो ऐसा को माइंड में आया आपके? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताऊं, ये हमारी जो डिस्कशन, एक मैंने सबसे पहले वैल्यू जो है ना, अपनी कंपनी की वैल्यूएशन मेरी 80 करोड़ रुपए थी। अब पहली मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने उधर 40 करोड़ रुपए रखी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर प्रोजेक्शन के ऊपर आपका वैल्यू निकलती है। ऐसे ही होता है। मेरी अगर 150 मिलियन की करंट सेल है और नेक्स्ट ईयर मुझे पता है कि मेरी सेल ये तकरीबन 200 मिलियन के ऊपर जाएगी, तो उसके हिसाब से भी 60 करोड़ बनती है 3 साल का अगर हम प्रोजेक्शन करते होती हैं। है। तो मैंने बड़े लेकिन जस्टिफाई एक ना ऐसी वैल्यू अंडर वैल्यू किया मेरे हिसाब से तो आपने। बिल्कुल अंडर वैल्यू कर गया मैं, ठीक है ना। अब हमें ये था कि यार ये इंटेंशनल आपसे भंड हो गया टेक्निकली। बिल्कुल, ये बिल्कुल कह सकते हैं। अब हमें ये नहीं पता था कि शार्क्स और मजीद उसको इतना डी वैल्यू कर देंगे। आपने शार्क टैंक देखा नहीं था, आपको आइडिया नहीं था कि कहीं आप जैसे इफ यू टॉक अबाउट शार्क टैंक यूएस, आपने केविन को देखा हो या मार्क क्यूबन को देखा हो, कि केविन क्या कहता है, वो इज टोटली बेस्ड ऑन कि अच्छा जी मुझे इस पे इतनी परसेंटेज पे मुझे वो दे दो, क्या वर्ड यूज़ करता है वो एग्जैक्टली? इक्विटी, रॉयल्टी। बिल्कुल, रॉयल्टी वर्ड यूज़ करता है। ऐसा मार्क क्यूबन है, वो डिफरेंट तरीके से बिजनेस करते हैं, तो आप लोगों को वो देख के एक्सपीरियंस हो कि ये वो इतने खतरनाक है, तो ये भी इस लेवल के ही होंगे तभी शार्क्स बने। असल में मुझे इतना नहीं था कि हमें ये था कि हम बिल्कुल एक जस्टिफाई जब कहेंगे तो वो उसके ऊपर बहुत जल्दी, क्योंकि बिज़नेस ऑलरेडी एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस है और आपको पता है आज के दौर में 20-22% नेट प्रॉफिट बनाना इतना आसान नहीं है। तो हमें ये था कि शार्क्स इसके ऊपर कोई करेंगे नहीं इशू और वो इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो वो हमारा एक थोड़ा सा गलत हो गई और उसमें कैलकुलेशन। सेकंड ये कि हमारी, क्योंकि जो लाइव दिखाया गया वो जस्ट 15 मिनट की पिच दिखाई गई है, लेकिन हमारी 1 घंटे डिस्कशन, 1 घंटे की थी, 1 घंटे उसमें डिटेल हुआ। और दूसरा ये था कि शार्क्स को हम अपना प्रेजेंट नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा स्क्रीन उन्होंने प्रोवाइड नहीं की थी जहाँ हम अपनी ब्रांचेस उनको दिखाएं कि हम कितने लेविश स्टोर्स के साथ हैं और हमारी क्या वर्थ है। एक्सपीरियंस नहीं कर सके क्या हो सकता है। बिल्कुल, तो वो भी सही कैलकुलेट नहीं कर पाए। उनको अगर वो मिसजज कर गए, वरना वो शायद वो कभी भी मुझे, बल्कि उन्होंने बड़ा ट्राई भी किया। आपने देखा होगा दोनों उस्मान बशीर और फैसल आफ्ताब साहब दोनों की आपस में ये थी कि मेरी ऑफर ले लें, वो कह रहा था मेरी ले लें। वो दोनों आपस में थोड़ा सा लड़े कि वो चाह रहे थे ऑफर के इस कंपनी में हम आएँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इतना अपनी कंपनी का मुझे एक आइडिया था, क्योंकि मैं 15 साल से कर रहा हूँ, मुझे अपनी कंपनी की वैल्यू का पता था, तो मैंने इस वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया। ऑब्वियसली आपने एक चीज़ जीरो से स्टार्ट की, यू नो बेटर कि क्या इसके इन एंड आउट्स हैं, और किसी नए को लाना सिर्फ बेस्ड ऑन कि अच्छा इसका पैसे हैं, तो सिर्फ पैसे होने से कुछ नहीं होता। एक माइंड
मिलना भी चाहिए कि हाँ उसको ज्वेलरी का मैं पता है या उसके इतने कनेक्शन है, उसको मजीद को एक्सेल कर सके। समटाइम ऐसा होता है, मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ शार्क टैंक्स के अंदर, कि जो मैंने केस स्टडीज पढ़ी हैं उसके अंदर, कि आपने शार्क को लिया, दे स्टार्टेड एंड 3 months के अंदर दे पार्ट वेज। उसका रीज़न ये है कि वो लोग जो थॉट था पीछे वो कनेक्ट नहीं हो सका लेटर ऑन। तो ये भी मसले होते हैं शार्क टैंक्स के अंदर। तो ये सब चीज़ें भी आपको कैलकुलेट करनी चाहिए थी बाय द वे, कि आपने सिर्फ चलेगा कि हाँ शार्क टैंक्स है, लेकिन बहुत फैसिनेटिंग लगा है, बहुत अच्छा लगा है, लेकिन इन एक्चुअल बहुत सारे बैक एंड पैसा जो भी लगाएगा ना वो खींचेगा आपको, बस ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऐसे और आप ओनर से ना फ़ोन नौकरी वाला हो जाएगा सीन, की आपका पार्टनर ज़रूर है लेकिन वो आपको जवाब दोगे हाँ यार मैंने यहाँ लगाया, क्यों लगाया, आप मेरी हेल्प करें, तो वो पे मसले शुरू होते हैं। एज अ बिजनेस, मैं खुद भी एक बिजनेस ओन करता हूँ, तो आई डोंट लाइक पार्टनरशिप, ट्रू। ठीक है ना। तो वो मैं अगर इफ समवन ऑफर मी लॉट ऑफ मनी, आई स्टिल से नो, नहीं भाई कम कमाऊंगा लेकिन अपना कमाऊंगा, मुझे किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, मेरा ये माइंड है। सेकेंडली मेरा सवाल ये है आपसे, आप शार्क टैंक्स में आपने ओपनली बताया इतने पैसे मैंने कमाए, इतने पैसे कमाए, पहले ये तो बताएं कि ये टैक्स में फाइल किए नहीं किए? अगर टैक्स में फाइल नहीं किए होते तो आप बताएं शार्क टैंक पे आ सकते थे क्योंकि एफबीआर आपको छोड़ेगा तो नहीं। ये आपने बता दिया मैं इतने मिलियन कमा लिए, इतने मिलियन कमा लिए, आप बोल तो देते हैं लोग, लेकिन फिर वो वाइट एंड ब्लैक का मसला भी तो है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2017 बिजनेस तो हमने 2009 में किया, छोटा सा था उस टाइम, लेकिन जब बिज़नेस छोटा था ना उसी टाइम हम एफबीआर में रजिस्टर्ड थे और हम प्रॉपर्ली ईयरली हम अपना सेल टैक्स भी अपना फाइल कर रहे होते हैं और इनकम टैक्स भी हम रिटर्न अपना फाइल कर रहे होते हैं प्रॉपर्ली हो है ना अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, मैं नहीं बोला, चेक करा सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल चेक करा सकते हैं। और उसका रीज़न क्या है कि आपको कुछ बड़ा करना है ना, तो आपको सारी एसओपीज़ को फॉलो करना है ऑब्वियसली और ये आपका हिस्सा है। और हमारा एक कौमी फरीज़ा भी है कि हम इसको अब टैक्स दें। टैक्स ज़्यादा पे करेगा जो शख्स, वही मुल्क में लगेगा, फिर मुल्क से जो है वो आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमेशा पैसे जितना रोटेट होगा उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। कोई एक अलग बात है भी नहीं मिल रहा मैं कुछ नहीं कह सकता, वो आप ऑब्वियसली हर किसी के हालात ऐसी हैं। लेकिन आपने अपनी पिच में कहा कि आप जो है वो यूएस एंड कनाडा लेके जाएंगे अपने बिजनेस को थ्रू ई कॉमर्स, ये कहा है ना आपने? बिल्कुल ई कॉमर्स तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, हम 39 कंट्रीज़ के अंदर हैं। अच्छा ऑलरेडी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी अभी 10% जो है वो हमारा जो कस्टमर है वो यूएसए से आ रहा होता है ऑर्डर्स, हमारा कनाडा से आ रहे हैं, यूके से और यूरोप, और इसी तरह हमारा डिफरेंट मिडिल ईस्ट वगैरह से भी। लेकिन अब हम वहाँ पर एक बड़े प्रॉपर अंदाज से हम चाहते हैं कि वहाँ पर हम एक फुलफिलमेंट सेंटर, एक हमारा वेयर हाउस हो। हम एक नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ इसको टारगेट कर रहे हो, एक यूरोप में एक हमारा वेयर हाउस हो ताकि हम उस रीजन को पूरा। तो आपने बांग्लादेश, इंडिया यहाँ ट्राई नहीं किया कि वहाँ पे पोटेंशियल मार्केट है? बांग्लादेश और इंडिया इसलिए क्योंकि इंडिया किंग है आर्टिफिशियल ज्वेलरी में। वहाँ पोटेंशियल भी है। पोटेंशियल है, लेकिन आप इतनी क्लटर मार्केट जहाँ पर ऑलरेडी देखें इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर उन्होंने लास्ट ईयर जो है वो 75 बिलियन की ज्वेलरी जो है वो मैन्युफैक्चर करके सेल करी है, एक्सपोर्ट भी की है। तो हमारे यहाँ देखें वो इतना बड़ा काम है, हम उनका 0.01% भी नहीं है, तो वो बहुत आगे हैं। तो आप अभी वो उस मार्केट में जाएं जहाँ ऑलरेडी गैप है, उस मार्केट में ट्राई ना करें जहाँ पर ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, जहाँ एक यूनिकॉर्न्स बैठे हुए हैं। तो मेरा ये था कि हमारे पास गैप है अभी, क्योंकि पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो आपको पता है कि यूएसए, कनाडा और यूरोप में एक बहुत है एशियंस कम्युनिटी, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्लाइंट इंडियन भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं। तो हम उनको पहले जो मार्केट में गैप है उसको फिल करते हैं, फिर देखेंगे किसी और जगह न्यू मार्केट पे टाइप करेंगे क्या हो सकता है। अच्छा मेरा कंसर्न है, जैसे अगर मैं शार्क होता तो मेरा आपसे एक सवाल होता कि इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि ज्वेलरी तो कभी भी कॉपी हो सकती है, पेटेंट कैसे रजिस्टर करेंगे इसका, पाकिस्तान पेटेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली, एनीवन कैन कॉपी एनीथिंग। बिल्कुल। सो अगर मैं शार्क होता तो मैं आपसे पहला सवाल ये पूछा कि सर ठीक है मैं आपको ऑन बोर्ड करता हूँ अपने पास, और मुझे बताएं कि क्या सिक्योरिटी है फॉर द डिज़ाइन। तो आपके माइंड में कुछ है, ऐसा कुछ किया है आपने? अच्छा, उसमें से बहुत सारे शार्क्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी फैशन ब्रांड में इन्वेस्ट किया हुआ उन्होंने, ठीक है। मैं बताऊँ मैं शार्क होता तो हाँ, उसका मैं एक रीज़न बताता हूँ। पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पर भी आपके पास ये फैशन इंडस्ट्री में आप कर ही नहीं सकते कि आप जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो आप ही का हो। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ ले लें, के हम नाम ले सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान की हम बात कर लें, खाड़ी, गुल अहमद, बहुत सारी, इन सब की कॉपीज़ आपको मार्केट में अवेलेबल होती हैं, ठीक है। ये रजिस्टर्ड। लेकिन कपड़े इज़ डिफरेंट बट ज्वेलरी इज़ लॉन्ग टर्म ना, वो भी तो कौन सी कपड़े तो आप चलो आपने एक ज्वेलरी ली, आप उसको मल्टीपल कपड़ों के साथ पहन सकते हो, लेकिन एक कपड़ा आप एक ही बार पहनोगे देन उसका जो यूज़ है वो एक सर्टन एक्सटेंट में ख़त्म हो जाएगा। ज्वेलरी तो लॉन्ग लास्टिंग होती है ना।
ज्वेलरी भी देखिए आजकल ट्रेंड ये है कि होती लॉन्ग लास्टिंग ही है लॉन्ग ना। लास्टिंग होती है बिल्कुल, लेकिन अब आपको पता है ख़वातीन का पाकिस्तान में वो कहती हैं कि एक दफ़ा ये वेयर कर लिया ना, अब दूसरा नेक्स्ट ड्रेस के साथ दूसरी ज्वेलरी वेयर करनी है। ठीक है। तो ये भी उसी तरह है, बहुत स्पीड से जो है वो चेंज होते हैं ट्रेंड्स, और नई से नई आती है, उनके पास बॉक्सेस भरते जाते हैं, ठीक है ना, और वो न्यू परचेज होती जाती हैं। इसमें अब आपको ना कॉपी हो भी जाए तो इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप एज अ ब्रांड आपके पास हर चीज़ का बी प्लान होना चाहिए। अगर आपकी कॉपी हो जाती है, जिस तरह हमने देखा कि जब हम 2021 के अंदर ग्रो कर रहे थे बहुत स्पीड के साथ, तो हमारी डिज़ाइनिंग, हमारा तरीक़ेकार, पैकेजिंग, ईच एंड एवरीथिंग कॉपी हुआ। हमने घबराया नहीं उस टाइम। हमने क्या किया, अपने काम को बहुत फास्ट कर दिया। हम 100 डिज़ाइंस पर मंथ जो है वो न्यू ला रहे होते हैं। ठीक है। अब आपका जो डिज़ाइन है, आपने उसकी प्रोजेक्शन दी कि मैं इसके 1000 पीसीस बनाता हूँ, रेडी करता हूँ, और वो 2 मंथ्स के अंदर सेल हो जाएंगे। अब जब उसको दूसरा पर्सन कोई कॉपी बनाने का सोचेगा, उसको तकरीबन बनाने में 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। जब वो बना के हटेगा, आपके पास ख़त्म होगा और आपके पास न्यू डिज़ाइन आ जाएगा। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी थी। अच्छा ज़ीशान भाई, मुझे ये बताएं कि ज्वेलरी है, इसके ऑब्वियसली बाय प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं आपके माइंड में, या फ्यूचर जो है ज्वेलरी के अलावा कहाँ तक जा सकता है? अभी आप इमिटेशन पे काम कर रहे हैं। इमिटेशन तो फास्ट प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से, गोल्ड तो स्लो प्रोडक्ट है, क्योंकि पैसे ज़्यादा लगते हैं गोल्ड के अंदर, इमिटेशन में पैसे लिटिल बिट कम लगते हैं एज कम्पेरेटिवली। लेकिन इमिटेशन का फ़ायदा है, कस्टमाइजेशन बहुत ईजी है, और क्या कहते हैं, आप गिर भी जाता अफसोस नहीं होता। फ्यूचर क्या है इसका? बाय प्रोडक्ट क्या निकल सकते हैं? क्या मजीद एक्सपेंशन हो सकती है इसके ऊपर? देखिए अभी पहले तो ये कि आने वाले टाइम के अंदर आर्टिफिशियल ज्वेलरी और मज़ीद ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है। उसका रीज़न ये है, जैसे आपको पता है पाकिस्तान में भी गोल्ड के प्राइसेस कहाँ चले गए, इंटरनेशनली भी दुनिया में पहुंच गया, तो दुनिया में। पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है। अब गोल्ड आम पर्सन की पहुंच से दूर हो चुका है। इतना आसान नहीं है। अगर कोई भी वो एक ज़माने में था ना कि तमाम दवाइयाँ बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तो आप ये है कि तमाम गोल्ड जो है पाकिस्तानियों की पहुंच से दूर रखें। दूर हो चुका है। तो अब उस पर इतना आसानी कि कोई इंसान, कोई लड़का अगर वो शादी करने जाता है, अगर वो छोटा सा भी सेट बनाता है, तो वो 2 से 3 तोला का सेट है, 10 लाख रुपए का सेट, जो कि नहीं बनवा सकता, अफोर्ड से बाहर है। तो अब ये और मज़ीद आगे इसी तरह बढ़ेगा, तो आर्टिफिशियल के ऊपर ही सारा कन्वर्ट होगा। क्योंकि आपको पता है सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं कि ब्राइड जो है वो हॉल से निकल रही है। आपको पता है कि एक पूरे पाकिस्तान में होते हैं वारदात, वाक़ियात, ठीक है ना। तो वो आर्टिफिशियल, मैंने अपनी बीवी को आर्टिफिशियल बनाया था शादी के ऊपर, हमसे ओरिजिनल जो घर पे रखा हुआ था। हमसे ज्वेलर्स लेते हैं। आपको हैरानगी होगी, ज्वेलर्स हमसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेके जाते हैं शादी में बनाने के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने घर की शादियों में। तो आर्टिफिशियल को आगे मज़ीद ये ट्रेंडिंग में आएगा। सेकंड थिंग ये कि आर्टिफिशियल के अलावा सिल्वर, क्योंकि जो गोल्ड के बाद ये सिल्वर, क्योंकि आप बहुत सारे लोग हैं, उनको बहुत सारा इशू है कि हाइजेनिक का इशू, कुछ इसके अंदर धात होती है जिससे उनको एलर्जी हो जाती है, सूट नहीं करता, तो सूट नहीं करता, तो उसके लिए सिल्वर ज्वेलरी है। तो आप सिल्वर की मार्केट वो बहुत बड़ी बनती जा रही है। व्हाट अबाउट वाइट गोल्ड? वाइट गोल्ड नहीं, आप उसके बाद आपका आ जाएगा, अगर सिल्वर के बाद आप ना लैब ग्रोन डायमंड। हाँ, इंडिया में बहुत फेमस है आजकल, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से यूएसए में चल रहा है। यूएसए में, इंडिया में बहुत फेमस है आजकल भाई। हाँ, इंडिया में भी हुआ है। देखिए हर चीज़ का ट्रेंड है। पहले यूएसए में उसकी बहुत हाइप गई और वो बहुत ट्रेंड किया, उसके बाद इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली एक आपके पास वहाँ बिलीनियर्स हैं, तो इसी तरह बड़ी मार्केट भी है ना, बहुत बड़ी मार्केट है वहाँ का। आप देखें ना, आई थिंक कौन सा शहर है वो, उनका एक सूरत नगर है, पूरा वो डायमंड के उससे ही माना जाता है, वो डायमंड सिटी है। डायमंड सिटी है वो। तो अब बहुत सारी चीज़ें इसमें आप, लेकिन पहले एक जो बेसिक है ना आर्टिफिशियल को तो कवर कर लें। जब आपकी वो कवर हो जाए, आप फिर दूसरे उसके ऊपर जाएं। और फिर हमारे अगर ब्रांड की बात करें तो हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम इससे रिलेट करते हुए ज्वेलरी से अलावा हम कॉस्मेटिक्स के अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्लाइंटेज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ओवर 1.5 मिलियन फॉलोवर्स हमारे सोशल मीडिया पे हो चुके हैं। तो आपको ट्रस्ट करता है कस्टमर आपके ऊपर, तो जब आपके पास इतनी बड़ी ऑडियंस है तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी और कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन हो सकता है। जी। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अब तक का जो मेरे जहन में है, जो मैं आपसे पूछना बहुत अरसे चाह रहा था, बहुत देर से चाह रहा था, ऐसा बोल रहा हूँ, वो ये कि आपने 5 करोड़ रुपये यानी 50 मिलियन रुपीज़ मना कर दिए। एक बार भी सोचा नहीं कि यार ये पैसे मेरे पास आ जाएं तो मेरे पास जो ऑलरेडी जो लोड है वो कम हो सकता है? कि पैसे सबको आते हुए अच्छे लगते हैं, चाहे लक्ष्मी हो ना, छोटी बड़ी सब अच्छी लगती है। आपने मना कैसे किया? किस दिल से मना किया? हैवी हार्ट होगा डेफिनेटली। मैं सच अगर बताऊं तो बिल्कुल मैं भारी दिल से मना नहीं किया मैंने। उसका रीज़न मैं जब बताता हूँ आपको। फिर तो आपका नोट बहुत है भाई, ये तो साबित हो गया मुझे कि 5 करोड़ रुपए मुझे बताएं कि 1% जो कि 15 से 16 करोड़ की सेल कर रहा है, 5 करोड़ की अहमियत नहीं होगी। मैं चाहता था कि शार्ट्स आएँ, कि हम जो चीज़ हमारे पास जो एक्सपर्टीज़ नहीं है, जो शार्ट्स के पास एक्सपर्टीज़ है, हम उनको साथ लेकर आएँ और वो चीज़ करें।
और देखें जब मैंने 1.5 लाख रुपए से एक 50-60 करोड़ की कंपनी बनाई है तो 5 करोड़ इज़ नॉट अ बिग नंबर। ट्रू। दूसरा ये कि मेरा लेकिन सवाल जेन्युइन था ना कि आप जेन्युइन बिल्कुल 5 को आते देखो अच्छा आपने 60 की कंपनी बना ली, लेकिन 5 को ऊपर से ऐड होंगे तो बुरे तो नहीं लगेंगे, अच्छे ही लगेंगे ना। लेकिन हमें उसका इन फ्यूचर में हम ये देखते हैं ना कि 5 करोड़ आज वो 5 करोड़ इक्विटी देनी पड़ जाएगी। इक्विटी देनी पड़ी है। जो कंपनी हमने 15 साल में खड़ी की है हमें उसकी वैल्यू पता है। और देखें जो मेरा विजन है मुझे पता है मैं कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ये था कि इंशाल्लाह शार्क के साथ हो या अकेलो करना है और कर सकते हैं। मेरे माइंड में एक चीज़ है कि मेजॉरिटी अमेरिका में बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जिनको सिर्फ शार्क को मना करना होता है जस्ट टू गेट प्रमोटेड इन शार्क टैंक्स। आपके माइंड में थॉट था कहीं? ऑनेस्टली बताइएगा मुझे। आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो हम इसको कर नहीं सकते, खुल के मैं इसका जवाब दे नहीं सकता। लेकिन आई गॉट यू कि जब मैं आप माशाल्लाह से बहुत स्मार्ट हैं और आप इंडिया और यूएसए क्योंकि देख रहे हैं, इंडिया से ज़्यादा यूएसए क्योंकि वो बहुत मैच्योर है यूएसए शार्क टैंक ना, तो आप राइट पॉइंट पे पहुंच गए तो मैं उसका आंसर करूँगा। मैं इतना तेज तो हूँ काम के अंदर कि मैं पकड़ी थी सही चीज़। सर आपने वो चीज़ पकड़ी है जो कि अभी तक लोग नहीं पकड़ पाए और उनको नहीं समझ में आ रही। सर मैं तो बिजनेस माइंडेड भी हूँ और मुझे इसमें शार्क टैंक अच्छा भी लगता है तो मैं उस वजह से बताया। थैंक यू ज़ीशान भाई, आप आए, बहुत अच्छा लगा आपसे, मैं बहुत कुछ सीखा भी ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें ज्वेलरी के बारे में नहीं पता थी, स्पेशली कि इमिटेशन जो है वो इतनी बूमिंग है और इतना ज़्यादा जो है ना उसकी ऑडियंस है और मार्केट है। लेकिन थैंक यू वेरी मच कि आप आए और बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आपका बिज़नेस इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो और कुछ सालों बाद मैं आपको कहीं और ज़्यादा एक्सपेंशन की तरफ देखूं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू आपका कि आपने इनवाइट किया। नहीं सर आप आए सर, आप प्रेजेंट करने का जी से ज्वेलरी को मौका दिया सर एज अ बीइंग अ CEO। बाकी ये कि इंशाल्लाह आपको नज़र आएंगे कि हम 1 साल बाद भी ये जो चीज़ें शार्क टैंक में हमने की हैं और हम करके आपको दिखाएंगे बिना फिर 1 साल बाद फिर आपसे मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ ताकि आप 1 साल फिर मेरे पास आएँ, फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाट्स नेक्स्ट, कि हम कहाँ खड़े थे और कहाँ हमारी इनकम है और अब मैं आगे कहाँ जाता हुआ दिख रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह श्योर।